एक इलाका से एक बोलेरो में 18 लोग सवार होकर मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। और पूजा करके वह लौट रहे थे और रास्ता में एक नदी था और वहीं ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी नदी में गिरता है। तेज़ बहाव और पानी ज़्यादा होने के वजह से गाड़ी डूबने लगता है। और 18 लोग जो सवार थे उसमें जो पुरुष थे वह जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन जितना भी गाड़ी में महिला और बच्चे थे वो अपने आप को नहीं बचा पाते हैं और गाड़ी धीरे धीरे करके डूब जाता है। और ये जो लोग निकलते हैं वो शोर करते हैं, फिर लोग इकट्ठा होते हैं और जब व्यवस्था करके गाड़ी को निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसमें 11 लोग थे, 11 को मौत हो चुका है। वहाँ के मुख्यमंत्री को यह बात पता चलता है वो और फिर मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करती है। एक लड़की का जीवन दुख से शुरू होता है और दुख में ही ख़त्म हो जाता है। महज 26 साल की उम्र में उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल भी कोई छोटा मोटा नहीं, रूह कपा देने वाली कत्ल होता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या यह जो लड़की के साथ हुआ वह सही हुआ या गलत। मेरठ में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे होते हैं और दोनों बेटी होती है। 6 साल की एक बेटी जिसका नाम ममता था और 8 साल की एक बेटी जिसका नाम सपना था। सारे परिवार खुशी खुशी रहा करते थे, कोई बड़ा परिवार नहीं था, छोटा परिवार था और जो भी पैसा कमाते थे मेहनत मजदूरी से, उससे सारे लोग खुश थे। लेकिन ममता के माँ का अचानक एक दिन तबीयत खराब होता है और मौत हो जाता है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और माँ का साया उठ जाता है ममता और सपना के ऊपर से। और बाप जितना हो सकता था उतना अपना दोनों बेटी का ध्यान रखता, लालन पालन और सारा कुछ किया करता। लेकिन जब सपना और ममता 12 और 14 वर्ष के हुए तब इनका पिता का भी मौत हो जाता है। उसके बाद इन लोग के ऊपर गमों के पहाड़ जैसे गिरता है। इन लोग के पास में इन लोग के देखभाल करने के लिए, परवरिश करने के लिए, खर्च चलाने के लिए कोई नहीं बचता। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपना गुजारा करते हैं। और एक जो ममता होती है वह जब 20-22 का हो जाती है तो रिश्तेदार वालों की मदद से एक लड़का देखा जाता है और ममता का शादी करवा दिया जाता है। उसके बाद एक बहन का तो छुटकारा हो जाता है, उसका अब जीवन यापन अच्छा हो जाता है, लेकिन सपना यहाँ बच जाती है। और ममता और उनके पति का विचार बनता है कि क्यों ना सपना का भी अपना घर बुला लिया जाए और यहीं पर रहेगी, पढ़ाई भी करेगी और घर के काम काज में भी हाथ बटाएगी। उसका पति और वो तैयार हो जाते हैं और सपना को भी अपने पास ही बुला लेते हैं और सपना वहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम काज भी किया करती थी। और सपना का उम्र हो जाता है 22 वर्ष और परिवार वालों को फिर चिंता होता है कि अब सपना का भी शादी करवा दिया जाए। और 1 साल में ही इन लोग का तलाश ख़त्म होता है। 2024 में एक लड़का मिलता है और वो लड़का दोनों पक्ष वालों को पसंद आ जाता है और 2025 के जनवरी माह में शादी का डेट रखा जाता है और 2025 में जनवरी में शादी भी हो जाता है। और 1 महीना तक अपने परिवार वालों के पास सपना ससुराल में काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। और परिवार में जैसे उसका पति रविशंकर को पता चलता है कि सपना प्रेग्नेंट है, वैसे ही उसका मन में खटास हो जाता है और वह अपना पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगता है। पहले तो कई दिन तक सपना उसके मारपीट और गाली गलौज को बर्दाश्त करती है। उसके बाद जब हद पार हो जाता है तो सपना अपना बहन को फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ हर रोज़ लड़ाई होता है। तो जो ममता थी वह बोलती है कि कुछ दिन एडजस्ट करो, अभी नया नया शादी हुआ है, कुछ दिन के बाद सुधार हो जाएगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी यह ममता के साथ बर्ताव सही नहीं हो रहा था। उसके बाद सपना बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारा पति हमें रोज़ मारा करते हैं। और प्रेगनेंसी में थी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उसके पास। तो ममता बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, यहीं पर रहना, उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो शायद तुम्हारा पति का दिल सिहर जाए, तुम्हें लेने के लिए आ जाए। और फिर सपना को वहीं ममता के यहाँ बुला लिया जाता है और वहीं रहने लगती है। उसके बाद 5 अगस्त को अचानक
सपना के पति रविशंकर सपना के घर आता है, उसके बहन के घर, ममता के घर। वहीं पर सपना भी थी। सब लोग रविशंकर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सेवा सत्कार करते हैं। रात में खाना पाना खाते खाते इन लोग को काफ़ी वक्त बीत जाता है। उसके बाद सोने का टाइम होता है और सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और जो सपना थी वह ऊपर फ्लोर में एक कमरा था, वहाँ सोया करती थी। तो रविशंकर सपना के साथ चला जाता है उसी के कमरा में और दरवाज़ा लॉक करके सपना को बिठाता है बेड पे और बोलता है कि तुम आंखें बंद करो, कुछ तुम्हें सरप्राइज़ देना है। सपना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि हमें पति हमें मनाने के लिए कुछ लाया होगा। और सपना खुशी खुशी आंख बंद कर लेती है और सपना को महसूस होता है कि हमारा गले के सामने कुछ आ रहा है हार जैसे। तो एक पहले तो हार पहनाता है रविशंकर, उसके बाद फिर उसे महसूस होता है कि गले के पास कुछ आ रहा है। उसके बाद सपना का चीख निकलता है। सपना के चीख निकलने के बाद जो ममता होती है और घर के जितने सदस्य होते हैं उस कमरे के पास आते हैं दौड़कर। लेकिन लगातार सपना चीखे ही जा रही है थी। उसके गले पर लगातार ब्लेड चलाया जा रहा था। करीबन 20-25 मिनट तक यह सिलसिला चलता है। ये लोग दरवाज़ा खोलवाने और तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, नहीं खुलता है नहीं टूटता है। और करीबन 1 से 2 मिनट में सपना का आवाज़ तो रुक जाता है और पूरा रूम सन्नाटा सा हो जाता है। आधा घंटा तक वो सब वेट करते हैं। जब नहीं खुलता है तो देखते हैं कि दरवाज़ा के नीचे से ब्लड बहते बहते आ रहा है। उसके बाद सारे लोग नीचे जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। तब तक पुलिस अचानक उसके घर के पास ही आ जाती है और जब पुलिस आती है तो पूछती है उन लोग से कि यहाँ सपना और रविशंकर रहा करते हैं। वो लोग बताते हैं हाँ, ऊपर छत पे रहा करते हैं। वहाँ पुलिस जाती है और बोलती है कि मैं आ गया हूँ, मैं पुलिस हूँ। तुरंत ही शंकर दरवाज़ा खोलता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस रविशंकर से पूछती है कि यह कत्ल कौन किया है। रविशंकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है, बोलता है ये कत्ल मैं किया हूँ। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि वजह क्या है। वजह तो कुछ खास नहीं बता पाता है, लेकिन हल्का आवाज़ में बोलता है कि हमें हमारे पत्नी पर डाउट था, शक था और यही शक की वजह से इसको हम मार डालते हैं। दरअसल ऐसा था कि सपना जब आ गई थी यहाँ अपना बहन घर, तो वहाँ ताना दिया जाता था रविशंकर को कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई है। यह चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है रविशंकर। वह रोज़ रोज़ के ताना से पक जाता है, अपना मन में यह ठान लेता है कि अब अपने पत्नी को मारना होगा। और वह अपने साथ में एक चाकू और एक ब्लेड लेके आता है। खाना पीना खा के जब सोने जाता है तो पत्नी को बेड पर बिठा के उसके बाद उसका आँख बंद करता है और चाकू और ब्लेड से उसका गला को करीबन 25 से 30 बार काटता है। तब जाकर सपना का मौत होता है और वो तसल्ली से मरने के बाद वहीं फर्श पे सोया हुआ था। रविशंकर अपना पत्नी का ही कत्ल नहीं बल्कि अपना बच्चे का भी कत्ल किया, यानी 2 कत्ल किया है। पुलिस रविशंकर के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट रविशंकर को क्या सज़ा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।